guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजन IAS की PT 365 जो कि इंटरनेशनल रिलेशन की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए इसका पार्ट 3 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया और भूटान के रिलेशन के बीच की बात है। पहला टॉपिक कहता है इंडिया भूटान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तो कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मामला लगता है। क्यों रहा है न्यूज में, समझिए। हुआ क्या कि भारत ने और भूटान ने दोनों ने साइन करा एक पैक्ट जो फर्स्ट जॉइंट वेंचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो भाई क्या है और समझते हैं। देखिए न्यूज के बारे में आइए कुछ प्रपंच जान ले। मामला ये है कि 600 मेगावाट खोलॉन्चू प्रोजेक्ट। अब स्पेलिंग देख लो खोलॉन्चू के क्या है, KHOLONGCHHU खोलॉन्चू। ये 600 मेगावाट का खोलॉन्चू प्रोजेक्ट है जिसे बनाया जाएगा भूटान के लेस डेवलपमेंट ईस्टर्न रीजन ऑफ त्राशी यांत्से में। कहाँ पे? TRASHIYANGTSE, ठीक है, इस रीजन में बनाया जाएगा। ये लेस डेवलप्ड रीजन है, ईस्टर्न रीजन है भूटान का। अब ये माना जा रहा है कि ये सेकेंड हाफ 2025 के सेकेंड हाफ में बनके तैयार भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जॉइंट वेंचर के पार्टनर्स कौन कौन है? सतलज जल विद्युत निगम, एक हिमाचल प्रदेश का PSU, और भूटानीज ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन। तो ये इसमें लोग मिले हुए हैं। अब देखिए खोलॉन्चू प्रोजेक्ट जो है ना, ये कुछ एडिशनल प्रोजेक्ट्स के लिए अग्री करा गया था 2014 में। ये 4 करे गए थे, 4 में से एक ये भी है खोलॉन्चू प्रोजेक्ट, है ना। ये किस लिए अग्री करे गए थे उस समय? ताकि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की जो है उसे डेवलपमेंट कर सके ऑफ कैपेसिटी 2120 मेगावाट की। और ये जॉइंट वेंचर मॉडल के अंदर था, तो इसमें से एक ये भी है। अब बाकी के 3 आप कहोगे, 4 था, एक तो समझ गए खोलांचू वाला, दूसरे के 3 कौन है? बाकी के 3 जो जॉइंट वेंचर है ये आपका 180 मेगावाट का भुनाका है, 570 मेगावाट का वांगशू है और 770 मेगावाट का चाम खरचू है ना। वो काफी सारे चू हैं, तो चाम खर चू, ठीक है। अब अभी तक की बात बताऊं तो इंडिया ने 4 कुछ ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं ये भूटान के अंदर कंस्ट्रक्ट करे हैं। टोटल में बताऊं तो 2100 मेगावाट, जिसमें कि आपका 336 मेगावाट चूखा से आता है। उसके बाद 60 मेगावाट का आपका है कुरीचू, KURICHHU, और आखिरी में भाई तीसरा जो आता है वो 1020 मेगावाट का आता है ताला, है ना, जो लगा के घर में चले जाते हैं ताला, और 720 मेगावाट का आता है मांगदेचू, है ना। तो मांगदेचू, अब मैं काश आपको इसको याद करवा पाती, मुझे तो दिमाग में बड़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स आ रही हैं, लेकिन छोड़िए, हो गया, यहाँ पे हमने बात कर ली पूरी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नहीं, बट उसके पहले ऐसे नहीं बढ़ेंगे, रिलेटेड न्यूज भी जान लेते हैं। कुछ रिलेटेड न्यूज भी है इसमें रिलेटेड। ये है कि भूटान की येती टेरिटरी, YETI, येती टेरिटरी के बारे में बात करेंगे। देखिए इंडिया ने यहाँ पे प्रपोज किया है कि वो एक सड़क बनाएगी इस टेरिटरी के अंदर भूटान की, जिसे चाइना ने रिसेंटली क्लेम करा कि चाइना ने कहा ये तो मेरा हिस्सा है, और इंडिया ने कहा कि भाई ये भूटान की टेरिटरी, हम यहाँ पे सड़क बनाएंगे। नाम देख लो क्या, ये ती। अब ये सड़क बनाने से क्या फायदा होगा? यहाँ पे हम तवांग तक जल्दी पहुंच सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, है ना, जो चाइना के साथ बॉर्डर लगाता है। और ये रीजन जो है वो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पड़ता है, जो कि फार ईस्ट है भूटान के, है ना, ईस्टर्न हिस्सा है भूटान का। तो ये कुछ हमने करी बात। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ सुकून से। टॉपिक कहता है चाइना मेक्स न्यू क्लेम इन ईस्टर्न बॉर्डर विद भूटान। तो यही बात कर रहे हैं ना कि चाइना हर चीज में अपना क्लेम ही घुसेड़ देता है। पता नहीं चाइना को दिक्कत क्या है, सब कुछ पूरी दुनिया इन्हीं की ही है। तो न्यूज क्या है समझिए भैया। न्यूज ये है कि पहली दफा ऐसा हुआ कि चाइना ने भूटान का जो ईस्टर्न वाला इलाका था, है ना, उसे यहाँ पे
इंक्लूड कर लिया बाउंड्री डिस्प्यूट में बिटवीन टू कंट्रीज, है ना। अब कहने लगे चाइना और भूटान जो है, कहने लगे भैया देखो भूटान का सबसे जो ईस्ट वाला इलाका है, चाइना ने कहा ये तो हमारा है। कोई बात नहीं, तुम्हारा है तो आइए खबर समझते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो भाई, न्यूज़ ये है कि जो चाइना है इसने कहा कि हम यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की फंडिंग होती है ना, साक तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसे यहाँ पे चाइना ने कहा कि इसे बंद करा जाए, इसके लिए इसने कदम भी उठाए। अब ये जो आपका जो साकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है, ये ईस्ट में है, भूटान के ईस्टर्न हिस्से में है। और चाइना ने कहा कि आप इसको क्यों फंडिंग दे रहे हैं, यूएनडीपी के ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से कहा कि आप इसको क्यों फंडिंग दे रहे हैं, ये तो एक डिस्प्यूटेड इलाका है ना। तो इन्होंने कहा, बट इनकी बात कोई वैल्यू नहीं रखी गई और ये ओवर रूल्ड कर दिया गया। तो अभी तक जो डिस्प्यूट था वो इनका चल रहा था जाकर लंग, उसके साथ पासम लंग और दोकलाम प्लेटू पे, ये अभी तक बवाल चल रहा था। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये आता है कोई दोकलाम प्लेटू, ठीक है। उसके बाद ये जो आता है वो आता है जाकर लंग। तो इतना सोचिएगा, अंदर कोई इलाका नहीं होता, बाउंड्री की तो बात होगी ना अगर क्लेम वेम कर रहा है तो, ठीक है। और तीसरा ये पासम लंग, अभी तक इस पे बवाल चल रहा था, अब ईस्ट में भी चले आए, समझ रहे हो। तो हर चीज में बवाल ही मचाए पड़े हैं ये। अब देखिए जो ये भूटान है ना, भूटान हमेशा से ही शांत रहा है। जो ये बाउंड्री नेगोशिएशंस हुए हैं इसके चाइना के साथ में, इसको लेके बड़ा ही शांत रहा है ये, इसने ज्यादा अपना मुंह नहीं खोला इस बारे में। और इसने ना ही कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे हैं चाइना के साथ में, ठीक है। और अभी तक देखिए तो दोनों ही कंट्रीज ने यहाँ पे कुछ 24 राउंड्स करे हैं बाउंड्री टॉक्स के, जो कि 1984 से लेके 2016 के बीच में हुए हैं। और ये मेनली जो नॉर्थ का इलाका है और जो वेस्ट का इलाका है, सिर्फ यही के हुए, अब तो ईस्ट के पीछे भी पड़ गया। अब इंडिया जो है, किस बात से इंडिया को दिक्कत है, इंडिया कंसर्न है कि लेकिन चाइनीज जो दोकलाम में है, अब आपको पता है चाइनीज जो दोकलाम विवाद हमारे साथ भी हो चुका है, तो जो चाइनीज की प्रेजेंस है दोकलाम में और दूसरे एरियाज में जो कि भूटान के आसपास के हैं, इससे क्या होगा कि ये जो चाइना है ये हमारे देश के मतलब इंडिया के कुछ वल्नरेबल जो चिकन नेक है, आप जानते हो भैया ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसको कहते हैं, जरा से इलाके से तो हमारा जो है वो नॉर्थ ईस्ट पूरा जुड़ा हुआ है। तो ये चाइना यहाँ पे इसकी प्रेजेंस हमारे लिए खतरा है। और भूटान भी इसे सर्व करता है एक बफर के तौर पे इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। ये इलाका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर यहाँ पे चला आया मुंह उठा के चाइना, तो फिर हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की बात है ना। हमारे लिए भी तो ये टेंशन की बात बन जाएगी ना कि ये यहाँ पे बैठा हुआ है, तो लो भैया हम क्या करेंगे। अब ये बात 2017 की है, जब चाइनीज आर्मी ने यहाँ पे इंट्रूड किया था इनटू दोकलाम प्लेटू। मतलब इंट्रूड किया तो मतलब मुंह उठा के चले आए थे, है ना, बुलाया नहीं था इनको किसी ने, ये चले आए दोकलाम प्लेटू में। और ये भूटान की टेरिटरी में आता है और ये ट्राई जंक्शन पे, अब देख लो ना भाई, इस जगह पे पड़ेगा जहां से यहाँ पे इंडिया भी आ रहा है, भूटान भी आ रहा है, चाइना भी आ रहा है, तो ट्राई जंक्शन इलाका हो गया ना ये। और इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी 2007 में। इसने दोनों ही साइड से कहा था कि भैया देखो हम एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे, जो भी इनका नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं उन पे हम सब एक साथ मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कहानी भूटान की। बढ़ा जाए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी। तो बताओ सांभा कि क्यों रहा ये खबर में। देखो खबर में रहने की वजह ये है कि एक हाई लेवल ग्रुप ये मदद करता बनाने के लिए साउथ एशिया फोकस्ड एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को, मतलब ये यहाँ पे क्या है कि साउथ एशिया की तरफ फोकस करता हुआ ऐसा एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो ये ऐसा ग्रुप जो है जो इसमें मदद करेगा उसे यहाँ पे बनाया गया। ग्रुप का नाम है साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी से नाम है। और बनाया किसने करा है, सेटअप किसने करा है, सेटअप करा गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है, द्वारा क्या उसके अंडर सेटअप किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने जो पहले हम इस ग्रुप के बारे में समझें उससे पहले हम ये साउथ एशियन रीजन के बारे में समझते हैं ना, ये क्या रीजन है, क्या है, माहौल क्या है यहाँ पे जो बड़ा ही ज्यादा हम ग्रुप बनाए दे रहे हैं। देखो भाई, साउथ एशिया सब रीजन एशिया का है और एशिया का सब रीजन है ना ये नीचे का साउथ एशिया। और ये जो कुछ कंट्रीज इसके अंदर आती हैं जो कि हिमालयन रेंज और इंडियन ओशंस के बीच की कंट्रीज हैं, हिमालयन रेंज और इंडियन ओशन के बीच की कंट्रीज हैं, समझे, मतलब नॉर्थ टू साउथ ऐसे ले लो। और साथ में
अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें तो गंगा से लेके इंडस रिवर के बीच की कंट्रीज हैं। तो मेनली इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं बताओ भाई। इसमें आई जाएगी हमारी नेपाल जी आ जाएंगी, हमारे बांग्लादेश भाई सब आ जाएंगे, हमारी श्रीलंका बहन आ जाएगी, उसके साथ हमारा भूटान आ जाएगा, इंडिया तो है ही अपना राजा, उसके साथ अफगानिस्तान आ जाएगा, उसके साथ म्यांमार आ जाएगा, और कौन आ जाएंगे, मालदीव्स और पाकिस्तान आ जाएंगे। तो ये सब कंट्रीज आ जाएंगे इस रीजन में। चलो ठीक है। अब इसमें अगर बात करें ना तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का क्वार्टर पॉपुलेशन अगर देखें तो यहाँ रहता है, कम नहीं है, क्वार्टर पॉपुलेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। और मेजर एनर्जी कंज्यूमर भी है, ज्यादातर एनर्जी यही एरिया कंज्यूम भी करता है। तो यहाँ पे यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जो ये रीजन है, जो इलाका है, ये प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन इसका जो है वो बढ़ा है। इस इलाके का एनर्जी कंजम्पशन 58% से बढ़ा है 1991 से 2000 के बीच में। और ये माना जा रहा है कि ये और ज्यादा बढ़ेगा, मतलब अगले 40% से और बढ़ेगा अगले 30 सालों में। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो चला जा रहा है। ठीक है। तो अब जब एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ रही है, तो भाई सप्लाई भी तो देनी पड़ेगी। तो इस डिमांड को जो है भरने के लिए पूरा यहाँ पे जरूरत है कि इंटरनेशनल और रीजनल कोऑपरेशन हो। एक के तो करने से कुछ नहीं होगा, सारे लोग मिलकर यहाँ पे काम करें टेक्नोलॉजिकल टर्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, और ट्रेड को लेके भी एनर्जी रिसोर्सेज के, तब तो भैया यहाँ पे कुछ काम हो पाएगा। समझ गए इतनी बात। तो ये हमने बात कर ली साउथ एशिया रीजन के बारे में। अब देखिए कुछ बातें हमारे लिए जानना जरूरी है इस ग्रुप के बारे में, सेक के बारे में। इसका नाम है साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। तो इसमें देखिए कौन कौन है, इसमें जितने भी एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं ना वो सब हैं, और साथ में ये पार्टनरिंग कर रहे हैं बहुत सारी ऐसी जो साउथ एशियन की सरकारें हैं वो सब भी इसमें पार्टनर हैं। ताकि क्या, इनका सबका क्या उद्देश्य है कि हम यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी का डेवलपमेंट करें बढ़िया साउथ एशिया रीजन में, कि मतलब एनर्जी आगे आने वाले समय तक हमारे काम आए। अब आप कहेंगे कि इस कंसोर्टियम में कौन कौन है, यार बता दीजिए। तो इसके अंदर जो है वो USAID है, उसके साथ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, उसके साथ 3 और नेशनल लेवल की लेबोरेटरीज है। एक नाम क्या है, लॉरेंस बेर्कली नेशनल लेबोरेटरी LBNL, दूसरी है नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी, और तीसरी है पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लेबोरेटरी। तो ये 3 और लेबोरेटरी है। अब आप कहोगे कि क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव क्या है बाबा इनका। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम रिसर्च और एनालिसिस फोकस डालेंगे एनर्जी सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज के ऊपर पूरे ही इस साउथ एशिया में। पूरे ही इस साउथ एशिया में जो भी भाई रिसर्च की जरूरत है, जो भी एनर्जी सेक्टर को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ों की जरूरत है, उस पर हम यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वैसे रिसर्च करेंगे। उसके साथ इसके अंदर जो USAID पार्टनर गवर्नमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे इनको डाला गया है, ताकि जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे रहे, बरकरार रहे, मिलती रहे, ताकि हम स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट बढ़िया तरीके से कर सके। बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, तो पैसा लगे बढ़िया तरीके से। उसके साथ इसका उद्देश्य ये भी है कि जो एशिया एज के गोल्स हैं, एशिया एज क्या है देखो भाई, गोल्स ऑफ एशिया इनहांसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू एनर्जी। तो ये जो एशिया एज है इसको भी जो उद्देश्य है, इसके भी जो गोल्स हैं उसको भी हम अचीव कर सकें। अभी एशिया एज है क्या, ये एक यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि सपोर्ट करता है सस्टेनेबल और सिक्योर एनर्जी की ग्रोथ को, है ना। इसको जो ये मार्केट्स हैं पूरे ही इंडो पैसिफिक रीजन में, ऐसे सिक्योर एनर्जी की मार्केट्स जो हैं इनको यहाँ पे ये सपोर्ट करता है। तो एशिया एच के भी उद्देश्यों को पूरा करना इसका एक बहुत बड़ा वो है। अब बात आती है यहाँ पे मल्टीलेटरल इनिशिएटिव इन साउथ एशिया फॉर एनर्जी कोऑपरेशन। तो ये क्या है समझते हैं। देखिए साउथ एशिया रीजनल इनिशिएटिव फॉर एनर्जी इंटीग्रेशन, जिसे हम लोग यहाँ पे सारी कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया था सन 2000 में लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था, वही बात नाम से पता चलता है कि भाई एनर्जी की सिक्योरिटी को हमें यहाँ प्रमोट करना है। कैसे, ट्रेड वगैरह को बढ़ा के, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के, उसके साथ क्लीन सोर्सेज में पावर और फ्यूल के, है ना, उसका थोड़ा एक्सेस पा के, क्योंकि गंदगी से तो कुछ होगा नहीं, इन्वायरमेंट और पलूट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर 8 कंट्री आई।
कौन कौन सी 8 कंट्री थी वो? एक थी अफगानिस्तान, दूसरी थी बांग्लादेश, तीसरी थी भूटान, चौथा अपना भारत, पांचवी थी मालदीव, छठी थी नेपाल, सातवीं थी पाकिस्तान और आखिरी में थी श्रीलंका। क्लियर है? तो हमने बात करी साउथ एशिया रीजनल इनिशिएटिव फॉर एनर्जी इंटीग्रेशन की, सारी की। उसके बाद इसके अंदर दूसरा आता है, वो आता है सार्क फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर एनर्जी कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी को लेके। ये क्या था? ये जितने भी मेंबर्स थे, मेंबर स्टेट थे सार्क के, जितने भी मेंबर स्टेट थे सार्क के, 2014 में इन्होंने, ये सब सारे मेंबर्स ने साइन किया था, ताकि हम सब मिलके काम करेंगे और रीजनल ग्रिड बनाएंगे, यहाँ पे ऑपरेट करेंगे यहाँ पे अक्रॉस दी सार्क, है ना, पूरा जो सार्क का इलाका है, साउथ एशिया रीजन का इलाका है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आता है SASEC, मतलब साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब ये कोऑपरेशन क्या है? ये ऑपरेशनल प्लान रहे भाई 2016 से लेके 2025 तक के लिए। काम क्या है कि भाई यहाँ पे आइडेंटिफाई करना एनर्जी को एज वन ऑफ द 4 प्रायोरिटी सेक्टर्स फॉर पार्टनरशिप। एनर्जी मतलब जो 4 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उसमें से एक एनर्जी भी है, जिसे यहाँ पे पार्टनरशिप के तौर पे यूज कर सकते हैं ये SASEC मेंबर्स के बीच में, जो कि बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, म्यांमार है, नेपाल है और श्रीलंका है। ये सब मिलके एनर्जी सेक्टर में भी एक साथ पार्टनर बने और इसको भी आगे बढ़ाएं। तो इसका कुछ उद्देश्य। अब थोड़ी सी इससे रिलेटेड न्यूज भी जान ली जाए। तो मामला ये है कि रिसेंटली इंडिया और भूटान ने एक पैक्ट साइन करा। ये पहला जॉइंट वेंचर था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेके, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब ये क्या है, फिर से एक बार चलिए यहाँ पे रिवाइंड ही हो जाएगा, रिपीट ही हो जाएगा, रिवाइंड क्या रिपीट हो जाएगा। चलिए 600 मेगावाट का एक खोलॉन्चू प्रोजेक्ट है और ये 4 प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसे हम लोगों ने 2008 में अग्री किया था। अब बाकी के 3 जो हैं वो बुनाखा, वांगचू और चमखारचू है। अब ये 50-50 जॉइंट वेंचर है, 50% उधर से दो, 50% इधर से दे ना, ये रेशियो चल रहा है ये, क्योंकि सतलज विद्युत निगम जो कि हिमाचल प्रदेश का PSU है ये देगा और दूसरा पैसा देगा भूटानीज ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन। तो ये ऐसे कुछ पैसा तो जाएगा। और गाइडलाइंस अगर बताएं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की या क्रॉस बॉर्डर की इलेक्ट्रिसिटी को लेके, तो 2018 में ये इशू हो गई थी और इशू हुई गाइडलाइंस करी थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। किसने? हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। और यही गाइडलाइंस देखेंगी कि कैसे होगा इंपोर्ट, कैसे होगा एक्सपोर्ट इस इलेक्ट्रिसिटी का हमारे इंडिया और आसपास की नेबरिंग कंट्रीज के बीच में। फिर दूसरा आता है इंडियाज एनर्जी कोऑपरेशन विद नेबरिंग कंट्रीज। तो भाई हमारा एनर्जी को लेके कोऑपरेशन क्या चल रहा है हमारे आसपास के देशों के साथ में, पड़ोसी देशों के साथ में। तो इंडिया और भूटान की अगर मैं आपको बात बताऊं तो दोनों ही कंट्रीज ने साइन करा है इंडिया भूटान फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हाइड्रो पावर और डेवलपमेंट ट्रेड को लेके। और ये साइन हम दोनों ने 2006 में ही कर लिया था, ये कह के कि हम 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर को यहाँ पे डेवलप करेंगे 2020 तक, 2020 तक। अब इसके अंदर कुछ की प्रोजेक्ट्स थे, जैसे कि ताला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिससे हम 1020 मेगावाट जो है वो करेंगे। उसके साथ दौर्जीलंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिससे हम लोग 1125 मेगावाट करेंगे, है ना। ये ट्राइलेटरल कोऑपरेशन था दौर्जीलंग वाला, जिसमें आपका भूटान, इंडिया और बांग्लादेश तीनों आ रहे थे। फिर उसके बाद अगर हम नेपाली भाई साहब से देखें तो इंडिया नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड की बात करें कैसे है, तो दोनों ने ही पावर ट्रेड अग्रीमेंट को 2014 में साइन करा। ये पावर ट्रेड एग्रीमेंट कहता है कि दोनों ही कंट्रीज यहाँ पे बाय और सेल मतलब खरीद और बेच सकती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अगर मान लीजिए कोई शॉर्टेज हो जाती है, मान लो नेपाल में शॉर्टेज हो गई तो यहाँ से खरीद सकता है, मान लो इंडिया में जो कि मुश्किल है लेकिन हो गई तो नेपाल से भी ले सकती है। क्लियर है? किससे? पावर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था हमारा 2014 में नेपाल के साथ में। अब यहाँ पे 22 क्रॉस बॉर्डर पावर एक्सचेंज फैसिलिटीज हैं जो हमारे इंडिया और नेपाल के बीच में ऑपरेशनल है। उसके साथ महाकाली ट्रीटी को भी 1996 में साइन करा गया था, ये पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। उसके बाद हमारी प्यारी बहन इंडिया बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड की बात करें
तो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करा गया 2010 में दोनों ही के बीच में, है ना, आपस के बीच में, कि भैया हम दोनों मिलेंगे और बहुत प्यार से काम करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे पावर और एस्टैब्लिशमेंट को लेके, ग्रिड कनेक्टिविटी की, ठीक है। और इंडिया अभी बताऊं तो इंडिया अभी सप्लाई करता है करीब 1200 मेगावाट पावर बांग्लादेश को देता है इंडिया, और ऐसा है कि ये बढ़ा देंगे। 2021 तक ये बात हो रही थी कि हम इसको 2500 मेगावाट कर देंगे। उसके बाद बात आती है इंडिया और म्यांमार की, है ना, ये भी हमारा पड़ोसी इंपॉर्टेंट है। तो अभी की बात बताएं तो इंटरकनेक्शन ट्रांसमिशन लाइन ये मोरे से लेके, मोरे कहाँ पे, मणिपुर में, मोरे से लेके तामू, तामू कहाँ है, म्यांमार में, यहाँ तक फैलेगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आएगी इंडिया से म्यांमार में जाएगी, मतलब वहां आएगी, यहाँ से जाएगी। बढ़ते हैं छोटे भाई की तरफ, मालदीव्स भैया की तरफ आते हैं और जानते हैं हमारे बायलैटरल रिलेशन क्यों रहे न्यूज में। तो देखो भाई, इंडिया ने फटाफट से अनाउंस करा कि नई कनेक्टिविटी को लेके, कुछ नए कनेक्टिविटी मेजर्स को लेके जो कि मालदीव्स के लिए होंगे, ताकि इस छोटे से आइलैंड की मदद करी जा सके कि ये इतनी बुरी तरह से जो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट झेल रहा है कोविड-19 पेंडेमिक का, तो इसके लिए ये डील कर सके, इससे झेल सके। तो इसकी मदद करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ नए कनेक्टिविटी मेजर्स की शुरुआत करी। समझते हैं न्यूज के बारे में कुछ एक बात। तो मामला ये है कि जो प्रोजेक्ट अनाउंस करे गए उसमें सबसे पहले था एयर बबल एग्रीमेंट। अब एयर बबल एग्रीमेंट पहले मैं आपको समझा दूं क्या होता है। देखिए, एयर बबल एग्रीमेंट जो है ये ट्रांसपोर्ट बबल्स कह लो या एयर ट्रैवल अरेंजमेंट्स कह लो, ये कुछ ऐसे टेम्परेरी अरेंजमेंट होते हैं कि कुछ अरेंजमेंट कर दिया दो कंट्रीज के बीच में। अब एम ये होता है कि भाई मान लो कोई कमर्शियल पैसेंजर इधर से उधर जाना है, या कुछ रेगुलर इंटरनेट, मतलब ऐसा कुछ काम करना है जब बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना वाना भेजना है, कोई ऐसा, बहुत चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये दो कंट्रीज के बीच में मान लो इधर से उधर करवानी है, और जो रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट है वो उस समय सस्पेंड है, जैसे कि अभी हुआ था ना कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे। तो अब ये रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एयरलाइन है दोनों ही कंट्रीज की, उसको सेम बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आपके यहाँ की जा सकती है, हमारे यहाँ की नहीं जा सकती, ऐसा नहीं होगा, दोनों को सेम फायदे मिलेंगे। और अब अगर बात आती है कि एयर बबल एग्रीमेंट इंडिया ने किसके किसके साथ साइन किया है, तो भाई साहब हमने एक के साथ नहीं साइन किया है, हमने कई सारी कंट्री के साथ साइन किया है, जैसे कि अफगानिस्तान के साथ भी, कनाडा के साथ, फ्रांस, जर्मनी, मालदीव्स, कतर, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूके, यूएसए वगैरह वगैरह कई सारी कंट्रीज के साथ किया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा खबर समझ ले तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो यही जो एयर बबल अग्रीमेंट है ये ट्रैवल करने के लिए, और यहाँ जो भी सामान वगैरह भेजना है उसके लिए, या सबमरीन केबल जो कि टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए, तो इन सब के लिए इस अग्रीमेंट का यूज हो जाएगा। उसके साथ हमने यहाँ पे करीब $500 मिलियन की असिस्टेंस दी है, ताकि किसको दी है, असिस्टेंस दी है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को, ताकि यहाँ पे जो माले है उसे यहाँ पे कनेक्ट करा जाएगा 3 नेबरिंग आइलैंड से। एक है आपका विलिंगिली, दूसरा है आपका थिलाफुशी, और तीसरा है आपका गुलही फाहू, है ना, ये 3 कुछ आइलैंड्स हैं। अब देखो, ये जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मालदीव्स के अंदर। उसके साथ यहाँ पे $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी आती है साथ में, जो प्रीवियस LOC मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट थी पहले 800 मिलियन की, तो पहले से दे रखी थी हमने, है ना, 2018 में। अब इसके साथ हमने और 400 मिलियन की और बढ़ा दी, तो अच्छा खासा हमने इनको कह दिया कि आप हमारे सामान हमारे घर ले सकते हैं ना, लाइन ऑफ क्रेडिट इसी को बोलते हैं। अब बात आती है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। राइट साइड पे एक जो है आपके बॉक्स बना होगा जो कहता है, स्क्रीन पे देखिए, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये क्या होते हैं, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी काफी हाई लेवल कम्युनिटी इम्पैक्ट होता है। क्या है, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इसका साफ कहने का मतलब ये कि इन प्रोजेक्ट का काफी हाई लेवल का इम्पैक्ट पड़ता है कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन पे भी और कम्युनिटी पे भी, है ना, कैसे उनकी जिंदगी पे, उनकी इनकम जनरेशन पे, उनकी हेल्थ पे, एजुकेशन पे, जेंडर पे, चाइल्ड एम्पावरमेंट पे, स्पोर्ट्स के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। तो इसीलिए नाम इनका हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होता है। और इंडिया ने इसको भी कईयों के साथ साइन करा है, जैसे कि अफगानिस्तान, भूटान वगैरह के साथ में, है ना, तो इसको भी चलते समझिएगा। अब बात आती है कि मालदीव्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है,
क्या उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से कैसे इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। देखो भाई, मालदीव बहुत पास है, वेस्ट कोस्ट जो हमारा इंडिया का है ना, इसके बड़ा ही पास पड़ेगा मालदीव्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। और ये पोटेंशियल है टू अलाउ थर्ड नेशंस नेवल प्रेजेंस इन द एरिया, तो ऐसा भी हो सकता है हमारे देश की जो थर्ड नेवल प्रेजेंस है ये यहाँ पे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना। अच्छी खासी इसकी इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। अब मालदीव जो है वो कमर्शियल सी लाइंस के हब में है, जो यहीं से जानती है जितनी शिपें होके गुजरती हैं, और इसके रास्ते में ही ये पड़ता ही है, तो इतने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन से जो होके गुजरेगा तो समझ लो यहाँ मालदीव बीच में ही पड़ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और मोर देन 97% जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड है, ट्रेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, ट्रेड बाय वॉल्यूम जो है 97% से ज्यादा, और 75% ट्रेड बाय वैल्यू। वॉल्यूम और वैल्यू समझते हैं, वॉल्यूम मतलब ये जो जा रहा है, सामान जा रहा है, और वैल्यू मतलब पैसे की क्वांटिटी में। तो जो 75% बाय वैल्यू और 97% बाय वॉल्यूम जो इंडिया का ट्रेड है वो इस रीजन से होके गुजरता है। तो अब ये समझ लो कि अगर हम यहाँ पे हैं तब तो बहुत अच्छा, हम सब कुछ देख लेंगे, और अगर यहाँ पे कहीं कोई दूसरी कंट्री आ जाए, चाइना वाइना, तो हमारे लिए खतरा है कि नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का एम्बिशन ये, उद्देश्य ये है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इसको, भैया ये इंडियन ओशन में है, इस रीजन में है, और इसी के साथ वजह ये हो जाती है कि हमारे क्लोज मिलिट्री और नेवल टाइज मालदीव्स के साथ में है, ताकि इंडिया खुद के तो इंटरेस्ट बचा के रखे, लेकिन साथ साथ इंडियन ओशन रीजन के जो हमारे आसपास के नेबर्स हैं उनके भी बच सकें, सब कुछ अच्छा हो। अब चाइना को आप जानते हैं, मैंने चाइना का नाम क्यों लिया, ये बहुत तेजी में बढ़ रहा है, अपने पैर जमा रहा है मालदीव्स के अंदर। अब्दुल्ला यमन की सरकार में तो देखा था हमारे रिश्ते तो बहुत ही गड़बड़ा गए थे, है ना। लेकिन अभी देखिए इसने यहाँ पे एक एम्बेसी भी ओपन करी है आइलैंड नेशन में ओनली इन 2011। हालांकि देखिए हुआ क्या था कि गुस्सा तो ये बहुत टाइम से जमा रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने जो है इसने एम्बेसी ओपन करी इस आइलैंड नेशन में सिर्फ 2011 में कर पाया ये। खैर फिर भी बहुत इसने पैर जमा लिए, चाहे जो भी कहो। 10, ये जियोपॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली दोनों ही तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए मालदीव्स की प्रेजेंस, तो समझ लीजिए इससे रिश्ते होना हमारे बहुत अच्छे हैं। अब थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो हमारी इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था, ताकि यहाँ पे जो एक प्रो एलएम ग्रुप था 1988 में, ये कोशिश कर रहा था कि मालदीव्स की सरकार पे कब्जा कर ले, तो इसको यहाँ पे रोकने के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन कैक्टस, जिससे मालदीव्स को बचाया था। और इंडिया ने यहाँ पे नेवल प्रेजेंस भी रखी है मालदीव्स के अंदर, मालदीव्स की रिक्वेस्ट पे रखी थी हम लोगों ने, 2009 से यहाँ पे ये हमारी है। तो ये कुछ हमने मालदीव्स के साथ अपनी कहानी को आपके साथ डिस्कस करा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे इंडियाज डेवलपमेंट एफर्ट्स इन अफगानिस्तान। समझते हैं क्या है क्या नहीं। आइए खबर में क्यों रहा इस बात को जानते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया ने अनाउंस करा कुछ 100 प्रोजेक्ट्स को जिसकी कॉस्ट $80 मिलियन थी, ये अफगानिस्तान के अंदर हमने अनाउंस कर दिए। तो अब बात आती है खबर के बारे में, कुछ और बात है। तो इंडिया ने प्लेज करा मोर देन $2 बिलियन को अफगानिस्तान के अंदर, और इन्वेस्ट भी करा है कई सारे अलग अलग एरियाज में, जैसे कि आपका हेल्थ केयर के अंदर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर हो गया, है ना, ट्रेन करने में पॉलिटिशियंस को, डिप्लोमेट्स को, है ना। अभी पता है मामला क्या है, कि मामला ये है कि इसीलिए वहाँ तालिबान की सरकार को लेके हम इतना ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैसा भी हमारा लगा हुआ है, प्लस स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान भी बड़ा खुश हो जाएगा इस चक्कर से, है ना। तो इसलिए हम थोड़ा सा इस मामले में सोच विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारा काफी पैसा लगा है वहां पे। अब यहाँ पे इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट डोनर है अफगानिस्तान का, एंड लार्जेस्ट रीजनल डोनर भी है, मतलब इस रीजन में सबसे ज्यादा पैसा यही देता है। और अगर बात करें तो 5th लार्जेस्ट है पूरे ही वर्ल्ड में इंडिया। ये बहुत हाई विजिबिलिटी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है काफी स्टेबल एरियाज में, और जो लो विजिबिलिटी स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इन्हें ऐसे एरियाज में डेवलप कर रहा है यहाँ पे जो काफी दूर दराज के हैं, है ना, रिमोट एरियाज हैं, इनसिक्योर एरियाज हैं, ताकि पता है क्या हो, ताकि जो है वो सेक्टोरल स्प्रेड मतलब जियोग्राफिकल रीच हमारी बढ़ सके। अब देखिए इधर कुछ सालों में इंडिया ने अपना
शिफ्ट चेंज करा है। मतलब पहले ये फोकस डालता था कि हम भाई सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं खाली, बस इतनी ध्यान रखता था। लेकिन अब हम रीजनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना, कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की तरफ ज्यादा, डेवलपमेंट की तरफ, गवर्नेंस की तरफ, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की तरफ, है ना। एम ये है कि हम अफगानिस्तान के रिसोर्स पोटेंशियल का यूज करेंगे टू बिल्ड इट्स इकोनॉमिक वायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, इंडिपेंडेंस, ताकि भैया वो आराम से सही से रहे, आराम से, ठीक है। लेकिन हम अच्छा सोच के चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मामला वहां पे अभी गंभीर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ 5 ऐसे पिलर्स की बात करेंगे जो इंडिया की डेवलपमेंट पार्टनरशिप को अफगानिस्तान की तरफ लेके जाते हैं। देखो भाई, अफगानिस्तान और इंडिया की डेवलपमेंट पार्टनरशिप को ड्राइव करते हैं, समझते हैं। पहले तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, 1.1 मिलियन मेट्रिक टन गेहूं की सप्लाई अफगानिस्तान को दी गई। उसके साथ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, एक 400 बेड का एक हॉस्पिटल है जो पूरे ही तरीके से बच्चों को, पूरे ही देश के अंदर बच्चों की देखभाल करेगा। फिर आता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में देखें तो 218 किलोमीटर की, 218 किलोमीटर की सड़क जो कि जजांग से लेके देलाराम तक के लिए है, इसे बनवाया गया भाई, ताकि यहाँ पे जो गुड सर्विसेज हैं ईरान बॉर्डर तक पहुंचाई जा सके। उसके साथ कुछ 220 किलोवाट का डीसी ट्रांसमिशन लाइन जो कि पुणे खुम्बरी से लेके काबुल तक के लिए रहेगा। और साथ में A20/110/20 किलोवाट का एक सब स्टेशन भी लगाया जाएगा, भाई लगाया है चिमताला में। उसके साथ इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी है, जिसे हम लोग सलमा डैम के नाम से जानते हैं, और न्यू अफगान पार्लियामेंट भी है। कनेक्टिविटी देखिए तीसरे नंबर पे, तो छबाल पोर्ट का डेवलपमेंट जानते हैं आप, डायरेक्ट एयर फ्रेट कॉरिडोर जो कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में स्टैब्लिश करा गया था 2017 में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें तो कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर, जैसे कि यहाँ पे सच एज थ्रू द इन्वेस्टमेंट अफगान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट शो जो कि 2017 में हुआ था, इसमें कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी किया गया अफगानिस्तान के अंदर। उसके साथ 116 नए और हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को 31 प्रोविंसेस में अफगानिस्तान के लगाया गया। और पांचवी बात, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो करीब 3500 से ज्यादा अफगान जो हैं वो कई सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर गुजर रहे हैं इंडिया में। तो इंडिया जो है उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो करवा रहा है बहुत सारे, 35 से ज्यादा अफगान्स को। और 1000 स्कॉलरशिप हर एक साल दी जाती है अफगान नेशनल को, किसके अंडर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन के अंदर। उसके साथ कुछ 500 इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्लॉट्स भी हैं अफगानिस्तान को, हर साल दिए जाते हैं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का और बढ़िया हो, गवर्नेंस वहाँ की और बढ़िया हो सके। तो ये कुछ चीजें हैं, 5 इंपॉर्टेंट चीजें जिनके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली। अब यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इससे भी हम समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में जो की प्रोजेक्ट्स हैं वो मोतिहारी आमला लोक गंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हमारे ये यहाँ पे नेपाल के साथ चल रहे हैं। भूटान के साथ हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ इंडियाज ओवरसीज एड, कुछ की प्रोजेक्ट देखें तो मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है। बर्मा के साथ देखें तो कुछ की प्रोजेक्ट जैसे कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, उसके साथ इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। फिर बांग्लादेश की बात कर ली जाए तो कुछ की प्रोजेक्ट जैसे कि रेल लिंक जो कि आपका अखौरा और अगरतला के बीच में है, साथ में खुलना मोंगला मैत्री टर्मिनल पावर प्रोजेक्ट है। श्रीलंका के साथ कुछ की प्रोजेक्ट बताऊं तो इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ कंटेनर टर्मिनल एट कोलंबो पोर्ट जो कि कोलैबोरेशन में हम कर रहे हैं जापान के साथ, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और मालदीव के साथ मैंने आपको बताया ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो कि हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया है सब कुछ। अब यहाँ पे कुछ लोकेशंस की बात करते हैं और उनके बारे में आपको बताएंगे। पहली आती है भाषण छार, ये बांग्लादेश में है। आइलैंड है ये बे ऑफ बंगाल के अंदर, जहाँ पे बांग्लादेश ने शेल्टर हाउसेस बनाए हैं, मतलब रोहिंग्या रिफ्यूजीज यहाँ पे रहते हैं। फिर आती है बात चट्टग्राम पोर्ट, बांग्लादेश के अंदर ये भी है। तो हुआ क्या कि पहला कंटेनर शिप करा गया कोलकाता पोर्ट से अगरतला में इस चट्टग्राम पोर्ट के माध्यम से। मैंने आपको बताया ही है कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। फिर शहतूत डैम, ये अफगानिस्तान में है।
तो इंडिया यहाँ पे इस डैम को बनाएगा मेदन रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर। ये जो ट्रिब्यूटरी है काबुल रिवर की नाम है मेदन रिवर, इसके ऊपर बनाएगा शहतूत डैम हमारा इंडिया अफगानिस्तान में। फिर आती है अखौरा जो कि बांग्लादेश में है, और अगरतला जो हमारे यहाँ है। तो अखौरा अगरतला रेल लिंक के बारे में, तो ऐसी पहली ट्रेन होगी जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बांग्लादेश तक के लिए रन करेगी। फिर देखिए आखिरी में कलेवा यागनी रोड सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन है? तो ये एक सेक्शन है जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे का सेक्शन है। तो ये हमने बात करी इसकी। फिर देखिए कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। लोहरी स्टेज 1 हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये सतलज रिवर पे लोकेटेड होगा जो आपकी शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा है कोहाला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मतलब पीओके में है। ये झेलम रिवर के ऊपर है जिसे चाइना बना रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर। तीसरा है आजाद पठान, ये भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ये झेलम रिवर पे बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा अंडर यही चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना। चाइना बड़ा पीछे पड़ा है, ऐसी सब रिवर जो इंडिया में आती है उसमें कुछ ना कुछ उंगल करने के लिए। फिर आता है रैटल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा चिनाब रिवर के ऊपर जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। और धौला सिंध हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है इसमें रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा रिवर ब्यास के ऊपर, है ना। रिवर रन ऑफ रिवर जानते हैं, इसमें जो है नेचुरल फॉल का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो ये कुछ बातें हमने यहाँ पे कर ली। आइए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं मैप के अंदर कुछ चीजें और। देखिए शहतूत डैम जो मैंने आपको अफगानिस्तान का बताया वो इस जगह पे लोकेशन है। आजाद पठान बताया ना, ये यहाँ पे है। ये देखिए रैटल बताया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये इस जगह पड़ता है। उसके बाद दाउलासियन बताया आपको, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जो धौला सिंध है ये यहाँ पड़ेगा आपका। उसके साथ मैंने जो आपको ये भाषण शार बताया बांग्लादेश में, वो इस जगह पे है। ये देखिए अकौरा बांग्लादेश में अगरतला जो रेल लिंक है ना, अकौरा अगरतला रेल लिंक, ये देखिए इस जगह पे रहेगा ये। फिर कलेवा यागनी रोड सेक्शन, ये देखिए इस जगह पे है। उसके बाद चट्टाग्राम पोर्ट मैंने बताया था पहली जो शिप हुई है, ये देखिए यहाँ पे है। उसके बाद लोहरी स्टेज 1, ये देखिए हिमाचल प्रदेश में इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद कोहाला जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चाइना बना रहा है, ये इस जगह पे बना रहा है, समझ रहे, इस जगह बना रहा है। तो ये पूरे हमने कुछ खबरों के बारे में बात करी और आपको लोकेशन भी इसकी बता दी। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। So if you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surfayas, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. You can watch these videos on Facebook also, just like the page Surfayas and watch these videos there. Along with this, just join my membership and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.